चिंतनशील व्यक्तियों के विचारों के प्रस्फुटित हो सकने तथा विभिन्न कलाओं और विज्ञानों के समृद्ध हो सकने के लिए एक सुव्यवस्थित समाज का होना अत्यावश्यक है, जो पर्याप्त सुरक्षा और अवकाश प्रदान कर सके। घुमक्कड़ों के समुदाय में, जहां लोगों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना और अभाव से पीड़ित रहना पड़ता है, किसी समृद्ध संस्कृति का पनप सकना असंभव है। भाग्य से भारत ऐसे स्थान पर स्थित है जहां प्रकृति ने अपने दान में मुक्त हस्त होकर विभिन्न तरह की सामग्रियां प्रदान की हैं और जहां के प्राकृतिक दृश्य मनोरम हैं। एक और हिमालय अपनी सघन पर्वतमाला और उत्तुंगता के कारण तथा दूसरे पार्श्वों में लहराता हुआ सागर एक लंबे समय तक भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हुए। उदार प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री प्रदान की और इस प्रकार यहाँ के निवासी कठोर परिश्रम और जीवित रहने के संघर्ष से मुक्त रहे। भारतीयों ने कभी यह अनुभव नहीं किया कि संसार एक युद्ध क्षेत्र है जहाँ लोग शक्ति, संपत्ति और प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। जब हमें पार्थिव जीवन की समस्याओं को हल करने, प्रकृति से अधिकाधिक लाभ साधन करने तथा संसार की शक्तियों को नियंत्रित करने में अपने शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ता, तो हम उच्चतर जीवन के विषय में, इस विषय में कि आत्मशक्ति में किस प्रकार और अधिक पूर्णता के साथ रहा जा सकता है, सोचना विचार करना आरंभ करते हैं। संभवतः यहाँ के दुर्बल बनाने वाले जलवायु ने भारतीयों को विश्राम और कर्म विरति की ओर प्रवृत्त किया। विस्तृत पत्र संकुल वृक्षावली से पूर्ण विशाल वनों ने धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को शांतिपूर्वक विचरने की तथा अद्भुत कल्पनाओं और दिव्य आनंद के गान में रत रहने की अत्यधिक सुविधा प्रदान की। संसार से क्लांत व्यक्ति इन प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकनार्थ तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं, मंद मंद पवन तथा निर्झरों का संगीत सुनते हैं एवं पक्षियों और वनलता पल्लवों के मरमर गान से प्रमुदित होकर स्वस्थ हृदय और प्रफुल्ल मन वापस लौटते हैं। आश्रमों, तपोवनों और वानप्रस्थों की अरण्य कुटियों में ही भारत के तत्व चिंतकों ने ध्यान मग्न होकर जीवन की गंभीर समस्याओं पर विचार किया। सुरक्षित जीवन, प्राकृतिक साधनों की संपन्नता, अधिक चिंता से मुक्ति, जीवन की जिम्मेदारियों से विरक्ति और क्रूर व्यवहारिक स्वार्थ के अभाव ने ही भारत के उच्चतर जीवन को प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप हमें इतिहास के आरंभ काल से ही भारतीय मन में आत्मज्ञान के लिए एक प्रकार की विकलता, विद्या के प्रति प्रेम और मस्तिष्क की अधिक स्वस्थ और युक्त प्रवृत्तियों के प्रति लालसा दिखाई देती है। प्राकृतिक स्थितियों के अनुकूल होने तथा पदार्थों के गूढ़ार्थ पर विचार करने योग्य बौद्धिक क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण भारतीय उस सर्वनाश से बचा रहा जिसे प्लेटो ने सबसे बुरा बताया है, अर्थात विवेक से घृणा। उसने अपने फीडो नामक ग्रंथ में लिखा है कि आओ हम सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखें कि इस विपत्ति से हम ग्रस्त न हों कि हम विवेक द्वेषी न बने, जैसे कुछ लोग मानव द्वेषी हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता कि वे विवेक के शत्रु बन जाएं। ज्ञान का आनंद मनुष्य को उपलब्ध एक पवित्रतम आनंद है और भारतीय मस्तिष्क में इसके लिए प्रबल लालसा की ज्वाला विद्यमान है। संसार के अन्य कितने ही देशों में जीवन सत्ता संबंधी मीमांसा को एक प्रकार के विलास का समान माना जाता है। जीवन काल के गंभीर क्षणों का उपयोग करने के लिए किया जाता है और दार्शनिक अभिनिवेश को प्रासंगिक एवं अवान्तर विषय माना जाता है। प्राचीन भारत में दर्शन का विषय किसी अन्य विज्ञान अथवा कला के साथ जुड़ा हुआ न होकर सदा ही अपने आप में एक प्रमुख और स्वतंत्र स्थान रखता है, किंतु पश्चिमी देशों में अपने विकास के पूर्ण यौवन काल में भी, जैसे प्लेटो और अरस्तु के समय में,
इसे राजनीति अथवा नीति शास्त्र जैसे किसी अन्य विषय का सहारा लेना पड़ा है। मध्यकाल में इसे परमार्थ विद्या के नाम से जाना जाता था। बेकन और न्यूटन के लिए यह एक प्राकृतिक विज्ञान था और 19वीं शताब्दी के विचारकों के लिए इसका गठबंधन इतिहास, राजनीति एवं समाजशास्त्र के साथ रहा। भारत के दर्शन शास्त्र में आत्मनिर्भरता दिखाई देती है। यह आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रहा है तथा अन्य सभी विषय प्रेरणा और समर्थन के लिए इसका आश्रय ढूंढते हैं। भारत में यह प्रमुख विज्ञान है जो अन्य विज्ञानों के लिए मार्गदर्शक है और बिना तर्क ज्ञान के आश्रय के वे सब खोखले और मूर्खतापूर्ण समझे जाते हैं। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या को अन्य सब विज्ञानों का आधार अर्थात सर्व विद्या प्रतिष्ठा कहा गया है। कौटिल्य का कथन है, दर्शन शास्त्र अन्य सब विषयों के लिए प्रदीप का कार्य करता है। यह समस्त कार्यों का साधन और समस्त कर्तव्य कर्मों का मार्गदर्शक है। चूँकि दर्शन शास्त्र विश्व की समस्या को समझने का एक मानवीय प्रयास है, इसलिए इस पर जाति और संस्कृति के प्रभावों का पड़ना सुनिश्चित है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशिष्ट मनोवृत्ति होती है और उसका बौद्धिक झुकाव भी अपना विशेष होता है। इतिहास की शताब्दियों के प्रवाह और उन समस्त परिवर्तनों के बीच जिनसे भारत गुजरा है, एक विशेष एकरूपता परिलक्षित होती है। इसने कुछ मानसिक विशेषताओं को दृढ़ता से पकड़ रखा है जो इसकी विशिष्ट परंपरा के अभिन्न अंग हैं, और ये विशेषताएं भारतीय जनों के विशिष्ट लक्षणों के रूप में तब तक विद्यमान रहेंगी जब तक भारतीयों को अपने स्वतंत्र अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। व्यक्तित्व का अर्थ है विकास की स्वाधीनता। आवश्यक नहीं है कि इसका अर्थ असमानता हो। नितांत असमानता संभव नहीं, क्योंकि समस्त संसार में मनुष्य समान है। विशेषता जहाँ तक कि आत्मा की प्रतीति का संबंध है, मानव सर्वत्र समान है। काल, इतिहास और स्वभाव के भेद से अवश्य भिन्नता लक्षित होती है। ये भेद विश्व संस्कृति की संपन्नता को बढ़ाते हैं, क्योंकि दार्शनिक विकास का इससे अधिक सुगम मार्ग और कोई है ही नहीं। इससे पूर्व कि हम भारतीय विचारधारा के विशिष्ट स्वरूपों पर दृष्टिपात करें, कुछ शब्द भारतीय विचारधारा पर पश्चिम के प्रभाव के संबंध में भी आवश्यक हैं। प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या भारतीय विचारधारा ने विदेशी सूत्रों से तथा यूनान से अपने विचार उधार लिए हैं और किस सीमा तक लिए हैं। भारतीय तत्वचिंतकों के कुछ विचार प्राचीन यूनान में प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों से इतने मिलते जुलते हैं कि यदि कोई चाहे तो इनसे किसी भी विचारधारा को सरलता से हीन सिद्ध कर सकता है। विचारों के संबंध का प्रश्न उठाना एक निरर्थक विषय के पीछे पड़ना है। निष्पक्ष दृष्टि वाले किसी व्यक्ति के लिए संपातों का होना ऐतिहासिक समांतरता का ही एक प्रमाण है। समान अनुभव मनुष्यों के मन में समान विचारों को जन्म देते हैं। ऐसा कोई भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे कम से कम यह सिद्ध हो सके कि भारत ने अपने दार्शनिक विचार सीधे सीधे पश्चिम से उधार लिए। भारतीय विचारधारा के हमारे इस वृत्तांत से यह स्पष्ट होता है कि मानवीय मस्तिष्क एक नितांत स्वतंत्र उपक्रम है। दार्शनिक समस्याओं का यहाँ बिना किसी पश्चिम प्रभाव अथवा संबंध के विचार विमर्श किया गया है। पश्चिम के साथ प्रासंगिक संसर्ग होने पर भी भारत अपने आदर्श जीवन, दर्शन एवं धर्म को विकसित करने के लिए स्वतंत्र रहा। इस प्रायद्वीप में आकर बसने वाले आर्यों के आदि स्थान के बारे में चाहे जो भी मत हो, हालांकि मेरा अपना मत है कि हम कहीं दूसरी जगह से नहीं आए। इस दृष्टि से मुझे जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ याद आती हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। इस प्रायद्वीप में आकर बसने वाले आर्यों के आदि स्थान के बारे में चाहे जो भी मत ठीक हो, उनका पश्चिम अथवा उत्तर के अपने सजातियों के साथ शीघ्र ही संबंध टूट गया होगा और उन्होंने एक निजी तथा सर्वत्र स्वतंत्र पद्धति पर अपना विकास किया। यह सत्य है कि भारत पर उत्तर पश्चिम के दर्रों की ओर से आने वाली सेनाओं ने बार बार आक्रमण किया, किंतु उनमें से सिकंदर के आक्रमण के सिवाय और किसी ने दो विश्वों के मध्य आध्यात्मिक संसर्ग को प्रोत्साहन नहीं दिया। केवल उसके पश्चात के काल में ही, जब से समुद्र
का मार्ग खुला है, अधिक घनिष्ठ संसर्ग को बढ़ावा मिल सका है, और जिसके परिणामों के विषय में अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वे अभी निर्माण की अवस्था में ही हैं। इसलिए सब प्रकार के व्यवहारिक प्रयोजन के लिए हम भारतीय विचारधारा को एक परिपूर्ण दार्शनिक पद्धति अथवा विचारों के एक स्वायत्त विकास के रूप में मान सकते हैं।